दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त संतोष इलाहाबादी और आपके अपने चैनल संतोष इलाहाबादी पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो चलिए देर न करते हुए आज 125 प्रश्नों की जो श्रृंखला हमारी है उसकी शुरुआत करते हैं, उसके आंसर की। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि टीजीटी पीजीटी एलटी का हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 94 51 27 70 61 पे आप हेलो हाय करके लिख दीजिए और जुड़ जाइए बेहतरीन से बेहतरीन टेस्ट सीरीज के साथ। प्रत्येक रविवार टेस्ट होता है। चलिए प्रश्न संख्या 1 का उत्तर क्या होगा। मर्यादावादी किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पिसते पिसते सौ। संक्षेप में यही उसका जीवन है। गोदान के बारे में यह कथन है। गोदान के बारे में यह कथन है किसका है? तो यह कथन है आपके रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी ने गोदान के बारे में ये कथन कहा है। प्रश्न संख्या 1 का सही। चलिए प्रश्न संख्या 2, रीत विज्ञानकृत के लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए, मिलाइए। सुजान चरित के रचयिता कौन है? सूदन है। बिल्कुल, जैसे देखिए तुरंत मार दीजिए, सूदन है। चलिए साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह टीजीटी और एलटी और यूजीसी नेट पीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्नावली है। तो साहित्य मनुष्य के अंदर के उच्छलित आनंद है, इसको कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रगतिवादी लेखक संघ का अधिवेशन भारत में कब हुआ? 1936 में हुआ। अगर 1935 होता तब मारते, ये पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 6, व्याकरण विरुद्ध से उत्पन्न दोष को कहते हैं। व्याकरण विरुद्ध उत्पन्न दोष को कहते हैं। जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या कहते हैं? च्युत संस्कृत दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? च्युत संस्कृत दोष कहा जाता है। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्व समास भूयसोत्तम, यह कथन किसका है? वामन का है। किसका है? वामन रीत काल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? यह प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता है। सज्जन, चंद्रगुप्त, कामायनी। तो कामायनी क्या है? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। पहला चिंता है और अंतिम क्या है? आशा है, आनंद है। क्या है? आनंद है। हम व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। 125 प्रश्न करना है आपको। मिराजुल आस्कीन और तिलावतुल वजूद रचना किसकी है? मिराजुल आस्कीन अगर एक पता होगी तो आपको एक के साथ एक फ्री मिल जा रहा है। वाजा बंदा निवाज गेसुदरास, ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदरास है। बिल्कुल जी सही। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं कहाँ पर? प्रश्न संख्या चलते हैं 10 पर। गोबर गणेश रमेश चंद्र का पात्र है, उपन्यास है। इसका पात्र पूछा गया है, मतलब गोबर गणेश जो उपन्यास है उसका पात्र कौन होगा? बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। बिल्कुल, विनायक उसका पात्र होगा गोबर गणेश का। प्रश्न संख्या 11, रस्म रिवाजे भाखा का दुनिया से उठ गया, किसने कहा? रस्म रिवाजे की अगर बात करें तो इस प्रश्न 11 प्रश्न संख्या का उत्तर होगा मुंशी सदा सुखलाल ने कहा। प्रश्न संख्या 12, बिहारी सतसई की भाषा परिनिष्ठित ब्रजभाषा है, पर उसमें पूर्वी और बुंदेली के शब्द खड़ी बोली के कृदंत क्रियापद मिलते हैं। कथन किसका? ये बुक का कंटेंट है, बुक से बनाया गया है। जल्दी से बताइए, सोचिए और समझिए, बताइए। आपकी ये जो प्रश्नावली है अद्वितीय है। 125 प्रश्न प्रत्येक रविवार आपको मिलते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो 94 51 27 70 61 पे हेलो करके भेज दीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। चलिए बिल्कुल, बच्चन सिंह का है ये। किसका है ये? बच्चन सिंह का कथन है। किसके बारे में? बिहारी के बारे में और उनकी सतसई के बारे में। चलिए, चांदी वाली थाली प्रेमचंद वाले उपन्यास में कारक कौन सा है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप पढ़ते रहते हैं। थोड़ा सा लीक से हट के अगर प्रश्न बनता है तो उसको भी आप समझने की कोशिश करिए। जो चांदी वाली की बात करें तो संबंध है, प्रेमचंद्र वाले की बात करें तो संबंध है। यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्ति के लिए की का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर संबंध होगा। कभी कभी ये नहीं प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 14, ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक इत्यादि के कारण परिवर्तनशील ना हो उसे क्या कहते हैं? मतलब वो शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं
उन्हें अव्यय कहा जाता है। नहीं अथवा किंतु परंतु क्या होते हैं? अव्यय, और अव्यय के 4 भेद होते हैं। तो ये अव्यय के परिभाषा से प्रश्न बन चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 15, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? जल्दी से बताइए। ब्रह्मारंध है। क्या है? ए ऑप्शन होगा, ब्रह्मरंध है। चलिए प्रश्न संख्या 16, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक। तो अलंकार की अगर बात करें, अलंकार के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जल्दी से बताइए। भामा माने जाते हैं। इन्होंने अलंकार संग्रह लिखा कि अलंकार भामा लिखा कि अलंकार सूतबित लिखी? बिल्कुल, इन्होंने अलंकार नाम से लिखा, जिसे भामा अलंकार कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? भामा अलंकार कहा जाता है। कभी कभी 4 ऑप्शन में पूछ लेता है, इसलिए आप लोग जानते रहिए। चलिए प्रश्न संख्या 16 हो गया। प्रश्न संख्या 17, काल क्रमानुसार संगत क्रम क्या होगा? देखिए यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट की परीक्षा के लिए कालक्रम इंपॉर्टेंट है, और जो लोग यूजीसी नेट देना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमने भी यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया है, तो आपको तरीके बता सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर दीजिए, थोड़ा सा विचार के उत्तर दीजिएगा। अगर इसमें थोड़ी भी अगर आप लापरवाही किए, 2 क्वेश्चन भी हुआ तो गलत हो जाएगा। कुबलय माला होता है, राहुल बेल, उक्ति व्याकरण, कीर्ति पताका। प्रश्न संख्या 17 का बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, सुधा पात्र है। सुधा एक पत्र भी है, किसका है? कमेंट करके बताइएगा। सुधा समन्वय, तो सुधा पात्र किस उपन्यास का है? गुनाहों का देवता है मेरे भाई। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कौन सी? गुनाहों का देवता। चलिए प्रश्न संख्या 19, पंडित, प्रश्न संख्या 19 का उत्तर दीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा नहीं है स्त्रीलिंग। तो पंडित का स्त्रीलिंग नहीं है, तो भैया पंडिताई स्त्रीलिंग नहीं होता। बाकी तीनों जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए पंडिताई आपका भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 20, उबटन शब्द का तत्सम होगा। तो उपटन शब्द का तत्सम क्या होगा भैया? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही आप जवाब दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, ऊर्ध्वतन होगा, मतलब ऊर्ध्वा हो गया है, ए ऑप्शन जाएगा। ऊर्ध्वतन होगा, क्या होगा? चाहे ए कर लीजिए डी, यहाँ पर आपको आधा लगाना ही है। ऊर्ध्वतन होता है। क्या होता है? ऊर्ध्वतन होता है। तो यहाँ पर टाइप में मिस्टेक हो गई, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21, धूसर किसका पर्यायवाची है? देखिए धूसर की अगर बात करें तो आप लोग जानते होंगे, वैशाख नंदन कहा जाता है, धूसर कहा जाता है, और रासव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासव कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर हो जाएगा गदर्भ। गधा को धूसर चक्रीवान भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22, द्वार द्वार भटकने में प्रयुक्त द्वंद्व द्विरुक्ति द्वार द्वार है। मतलब द्वार द्वार भटकने में प्रयुक्त द्विरुक्ति का अर्थ क्या होता है? पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में किया जाता है। क्या? पारस्परिक संबंध अर्थ बताने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गलत सुमेलित है, अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, कान काटना, मात करना, नजर करना, भेंट करना, नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना। बिल्कुल यही डी है, नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना बिल्कुल ही असंगत है, मतलब गलत है। प्रश्न संख्या 24, ओझा मतलब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, क्योंकि 125 प्रश्न हल करने, इसलिए हम थोड़ा सा व्याख्या नहीं करेंगे और स्पीड तेज करेंगे कि 1 घंटे में, हमारा टारगेट है कि 1 घंटे से पहले आपको 125 नंबर दे दिया जाए। चलिए प्रश्न संख्या 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा युग्म नहीं है, पूछ रहा है तो कपास करपाट नहीं हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही है? सुमेलित करिए। औरस का जारस, यही सही हो जाएगा। देखते ही आपको उत्तर आने चाहिए। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चारों ऑप्शन पढ़िए, और मुहावरा और लोकोक्तियाँ भी आप अपने आप से पढ़ते रहिए। लड़ाई झगड़ा हो जाना जूतियों में दाल बांटना होता है। चलिए प्रश्न संख्या 27, रीत काल के कौन कवि हैसियत से न रचना करके आचार की हैसियत से रचना करते थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ध्यान रखिएगा उनकी एक प्रसिद्ध रचना है भाषा भूषण। अब तो आप बता ही लेंगे, उनकी प्रसिद्ध रचना है भाषण भूषण। बिल्कुल भाषा भूषण है, जसवंत सिंह का है। किसका है भैया? जसवंत सिंह का है। चलिए प्रश्न संख्या 28, बाजे पायलिया के घुंघरू
किसकी रचना है? किसकी बाजे पायलिया की घुंघरू? चारों ऑप्शन आपके विकल्प के सामने हैं। कन्हैयालाल ओझा है या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर? इन्हीं दो में हैं। कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी? बिल्कुल कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। प्रश्न संख्या 29, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा विस्तृत और ब्यौरेदार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? उत्तर बताइएगा। बिल्कुल एकदम सही है, प्रिंस ऑफ वेल्स चंडी प्रसाद सिंह का है। किसका है? चंडी प्रसाद सिंह का है। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? भक्ति की किस शाखा से है प्राणचंद चौहान का संबंध? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल राम भक्ति शाखा से है, क्योंकि बहुत जल्दी स्पीड में आप सोच रहे होंगे 125 नंबर का जिनके पास पीडीएफ है उनको केवल चाहिए क्या भैया? आंसर चाहिए, उनको व्याख्या बिल्कुल भी नहीं चाहिए। रीत काल को काला काल किसने कहा भैया? काला काल किसने कहा? जल्दी से बताइए। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने काला काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? कमेंट करके बताइएगा। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन थे? तो ठेठ हिंदी में लिखा है, ठेठ हिंदी का ठाठ आदिकिरापुर हरिऔध ने। किसने लिखा है भैया? हरिऔध ने। और जिन लोगों को अगर जुड़ना है तो 94 51 27 70 61 से प्रत्येक रविवार आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में 32 हो गया 33। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ, हरिदासी, तत्सुखी और गौड़ी, ये पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल तत्सुखी शाखा इससे संबंधित नहीं है। कौन सा? तत्सुखी मारिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 34, सही काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कौन हैं? जल्दी से बताइए। देखिए एक सत्सह्यकार हैं जिनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। क्या मिला है? मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान में मिला भी है। बिल्कुल वो है गया प्रसाद शुक्ल सनही हैं कि हरिऔध हैं कि आपके वियोगी हरि हैं या अनूप शर्मा है। सही काव्य को आगे बढ़ाने वाले कौन है भैया? वियोगी हरि हैं। कौन है भैया? वियोगी हरि हैं। वियोगी हरि का पूरा नाम भी पूछा जाता है, कमेंट करके बताइएगा। इलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व का से तुलनीय है? इलियट के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने साधारणीकरण से अपने मूर्त विधान की तुलना की है। प्रश्न संख्या 36, किन दो साहित्यकारों को अर्धनारीश्वर के नाम से रचना की? मतलब दो ऐसे साहित्यकार इस ऑप्शन में हैं जिन्होंने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की। बिल्कुल विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने। विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है और दिनकर का काव्य है, इसलिए प्रश्न संख्या 36 का उत्तर जाएगा डी। देखिए प्रश्न के हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पास पीडीएफ है और आप देखते ही अगर आपको आ रहा है तो समय नहीं लगेगा। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं? जल्दी से बताइए, हिंदी में कितने कारक होते हैं? इस पे समय दे रहे हैं ताकि आप सोच विचार लीजिए। वैसे हिंदी में कारक कितने होते हैं? कारक होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते? 8 होते हैं, लेकिन उन्होंने कितना माना है? उन्होंने माना है 6 कारक। कितने माने हैं? 6 कारक माने हैं। चलिए जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान, ऐसे आप देखेंगे। जैसे देखिए भाई, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान क्या होता है? के लिए, अपादान अलग होना, फिर संबंध होता है, फिर अधिकरण होता है, फिर क्या होता है? फिर अधिकरण के बाद संबोधन होता है। ऐसे आप गिन सकते हैं, 8 होते हैं। चलिए बहरहाल जानते रहिए भाई, ये आप लोग जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसलिए इसमें थोड़ा सा रुका हूँ। इका प्रत्यय नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इका प्रत्यय किसमें नहीं है? जल्दी से देखिए चारों ऑप्शन। बिल्कुल आपने मेढिका मारा होगा, मेढिका में इका प्रत्यय नहीं है। धनुर्वार में किस तरह का समास है? धनुर और बाण हो जाएगा। तो और शब्द का प्रयोग किस में लगता है? द्वंद्व समास में लगता है, जैसे पितरौ या धनुर्बाण। चलिए प्रश्न संख्या 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद को किसने विरोध किया? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर महादेवी वर्मा ने विरोध किया। किसने भैया? महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 41, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका किसे माना जाता है? तो प्रयोगवाद के प्रवक्ता निराला जी 1943 ईस्वी में प्रयोगवाद का जन्म हुआ। तो यहाँ पर जन्मदात्री पत्रिका की अगर बात करते हैं तार सप्तक है। कौन सा है भैया? तार सप्तक जन्मदात्री पत्रिका है।
प्रश्न संख्या 42 बहुत बड़ा है। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगठित करिए। जल्दी से उत्तर दीजिए। अगर बात करें, पहले आचरण है, उपासना, सत्यबोध है और सिद्ध अवस्था है, उसी को क्रम में मिलाते हुए सूफी काव्यधारा के लिए बहुत ही अच्छी जो है क्या है, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या समझ लीजिएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भैया, सी हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको प्रश्न कैसे लगे, श्रृंखला कैसे लगी, क्या आप जुड़ना चाहते हैं तो नंबर मैंने बताया है। चलिए, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल बहुत सही उत्तर है, बाबू तोताराम थे भाषा संवर्धनी सभा के। चलिए, प्रश्न संख्या 44, ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने है। किशोरीलाल गुप्त ने किया या लक्ष्मी सागर बैसड़ों ने? तो किशोरीलाल गुप्त ने किया, क्योंकि जो लक्ष्मी सागर बैसड़ों हैं इस्तवार दल्ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का किया, इसलिए गुप्त जी हो जाएंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 45, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य कौन सा है? देखिए, ये जो लोग तैयारी कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लोग नहीं किए हैं वो थोड़ा सा सोलो करके देखेंगे। कुमकुम है, बालकृष्ण भट्ट शर्मा नवीन का प्रथम प्रकाशित कुमकुम है। क्या है? कुमकुम है। प्रश्न संख्या 46, आंग्ल भाषा में लिखा गया साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। देखिए, अगर हिंदी की बात कहे और स्केच की बात कहे, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो पादरी एडविन ग्रीच हो जाएंगे। अगर हिस्ट्री होता तो EFK हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्रश्न संख्या 46 का उत्तर हो जाएगा B। चलिए, प्रश्न संख्या 47, भारतेंदु का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह, मतलब भारतेंदु की वह कौन सी रचना है जो खड़ी बोली में लिखित है? बिल्कुल, फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप। तो यहाँ पर दशरथ विलाप नहीं है, तो फूलों का गुच्छा हो जाएगा 47। प्रश्न संख्या 48, काव्य संप्रदायों का सही क्रम व्यवस्थित करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये है, इस पर थोड़ा सा समय लीजिए, समझिए। UGC नेट के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी प्रश्नावली है। उपयोगी है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। पहले रस आया, फिर अलंकार, फिर रीत, फिर वक्रोक्त, फिर औचित्य, फिर आया क्या? औचित्य और ध्वनि आया। इस तरह से अगर बात करें तो पहले रस आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? अलंकार आता है। क्या आता है? अलंकार, फिर रीत, फिर वक्रोक्त, फिर आपका औचित्य आता है। चलिए, प्रश्न संख्या, अगर कोई भी प्रश्न आपको डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बताएं, उसको मैं रीशेड्यूल करा दूंगा, लेकिन 99% सही होगा। बेपत्तु, मान लीजिए भूल बस कोई गलती हो जाती है। बेपत्तु कैसा अनुभाव है? सात्विक है। 7 अनुभाव होते हैं, जैसे प्रलय हो गया, कंप हो गया, श्वेत हो गया। चलिए, प्रश्न संख्या 50, उत्तर आधुनिक चिंतन निम्नलिखित में से क्या है? उत्तर आधुनिक चिंतन अर्थनिरपेक्षता है, स्वार्थता है, अनेकार्थता है, एकार्थता है। तो अर्थनिरपेक्षता है। क्या है मेरे बच्चों? अर्थनिरपेक्षा है। देखिए, 15 प्रश्न हो गए हैं, 15 प्रश्न 17 मिनट में हो गए हैं। लगातार आपके लिए ये प्रश्न श्रृंखला प्रत्येक रविवार उपस्थित है। चलिए, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा शब्द यहाँ पर अगर बात करें, जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द है, आपको हम शब्द भी पढ़ाएंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लेखक कौन है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लेखक आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न संख्या 53, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? अगर बात करें, 4 चिंतामणि के निबंध थे, जैसे इनके कुछ निबंध भी हैं, आप पढ़ेंगे, जैसे चिंता है, आशा और श्रद्धा है, ठीक है, बहुत सारे आप निबंध इनके देखेंगे। चलिए, विचार बीथी नाम से हुआ। किस नाम से? विचार बीथी नाम से हुआ। चलिए, प्रश्न संख्या 54, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के सभी वर्ण लिंग पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। ई को छोड़कर, ई, यू और एक री भी है। चलिए, बहरहाल बात करते हैं 55, रस को नाट तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? रस को नाट तक सीमित करने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? जल्दी से उत्तर दीजिए। 55 का D, आनंदवर्धन ने किया। किसने किया? आनंदवर्धन ने किया है 55 का D। चलिए, प्रश्न संख्या 56, गुंडा कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? जल्दी से बताइए। इंद्रजाल में संकलित है। गुंडा लोग खुद जाल में फंस जाते हैं। सतह से उठता आदमी,
सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध का क्या है, कहानी है। क्या है भैया, कहानी है। प्रश्न संख्या 58, किरातार्जुनीयन के प्रत्येक अंतिम सर्ग क्या हैं, जल्दी से बताइए। देखिए अगर बात करें प्रत्येक अंतिम सर्ग तो लक्ष्मी से, श्री से प्रारंभ होता है और लक्ष्मी से खत्म होता है। मतलब अंतिम जो है इसका, अंतिम इसका श्री ही होता है। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए प्रश्न संख्या 59, सहसा विदित न क्रियात सूक्ति के युक्त रचना, बिल्कुल किरातार्जुनीयम से है। भारवी ने कहा है, भारवी ने किरातार्जुनीयम से कहा है। किससे कहा है, किरातार्जुनीयम में कहा है। 59। चलिए निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध हैं। दही खट्टी है नहीं, खट्टा होता है। हाथी आता है, हाथी खतनी होता है। उसके प्राण निकल गए, यही अशुद्ध है। ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। मतलब ये सब गलत हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है, यही सही है। क्या सही है, प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है। बाकी सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, ये सब अशुद्ध हैं भैया, ये सब आपके शुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाववाच्य है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। राम से टहला नहीं जाता, निषेधात्मक का बोध होता है, असमर्थता का बोध होता है। प्रश्न संख्या 62, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है, जल्दी से बताइए। वर्णिक छंदों में वर्ण का विचार होता है, किसका, वर्ण का विचार होता है। और मात्रा वर्ण वर्णिक और मात्रिक छंदों में होता है। इसलिए एक पूछ रहा है, इसलिए प्रश्न संख्या 62 का उत्तर हो जाएगा ए। कोई भी प्रश्न आपको गलत हो तो कमेंट करके बताइएगा। वैसे 99% जांचा गया। मान लीजिए भूल बस कोई गलती हो जाती है, आप भी अध्यापक हैं, हो जाती है। चलिए बाण का पर्यायवाची है आशुग है, बाण का पर्यायवाची आशुग होता है। तरन तरुरा तर्तमाल तरुवर बैछाए, मैंने बोला था कि यहाँ पर अगर वर्णों की आवृत्ति हो जाए तो वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होगा, इसको मैंने पढ़ाया भी है। चलिए समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या था, जल्दी से बताइए। थोड़ा सा विचार करिए, थोड़ा समय भी आपको दे दूं। जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं उनके लिए ये थोड़ा सा स्पीड लग रहा होगा, लेकिन कैलाश सक्सेना इनका मूल नाम था। क्या था, कैलाश सक्सेना। चलिए डॉक्टर नामक कृत किसकी है, डॉक्टर एक नाटक है, किसका है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। नाटक है। 6-7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना, कुतुबन को माना है। किसको माना, कुतुबन को। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, कितने भाग में है, 3 भाग में है, मतलब बी होगा। धर्मदास ने बीजक का संकलन किया है। प्रश्न संख्या 68 का 3 हो जाएगा। चलिए 69, हिंदी प्रदीप नामक पत्र जो था कहाँ से निकलता या किसके द्वारा निकाला गया, तो बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा निकाला गया, प्रयाग से। चलिए प्रश्न संख्या 70, पद्मावत में पद्मनी प्रतीक किसका है, जल्दी से चारों ऑप्शन बताइएगा। देखिए पद्मावत रचित रचना जिसमें 57 खंड है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और कीर्ति का आधार स्तंभ है। मलिक मोहम्मद जायसी का अखरावट है, आखिरी कलाम है। प्रश्न संख्या 70 का हो जाएगा क्या, परम सत्ता का प्रतीक है। किसके हैं, परम सत्ता का प्रतीक है। चलिए प्रश्न आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 71, बंगदूत नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, बंगदूत राजा राममोहन राय द्वारा। प्रश्न संख्या 72, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। तरुण स्वप्नी, रजिया बेगम रंग में हलाहल, राजकुमारी, भोजपुर का ठग। कौन सा, भोजपुर का ठग, तो यही भोजपुर का ठग नहीं है। प्रश्न संख्या 73, सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा। प्रश्न संख्या 73 थोड़ा सा पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। 73 प्रश्न को पढ़िए और अच्छे से उत्तर दीजिए। जीवन उत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रावृत्त है, एक बूंद सहसा उछली, जल्दी से बताइए। आज्ञे के द्वारा लिखित यात्रावृत्त है। देवालय में कौन सी संधि है, देवधन आलय। कौन सा भैया, देवधन आलय गुण संधि होता है। आकाश अरबीन दीर्घ जब छोटा छोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है तो सब बड़ा बड़ा हो जाता है। बड़े ई, बड़ा आ और बड़ा ऊ हो जाता है, बड़ा री हो जाता है। जैसे विद्याधन आलय, रमाधन ईश रमीश। चलिए यहाँ पर बात करें 76 की, तो ये जानते रहिए जो प्रश्न संख्या 75 था ए होगा। प्रश्न संख्या 76, वह
भाई जो अन्न माता से उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? देखिए जो वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट, अन्नोदर कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्नोदर कहलाता है। घाड़ो पानी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। नहाना, कांपना, लज्जित होना, सर्दी लगना। बिल्कुल लज्जित होना होता है मेरे प्यारे बच्चों। केशव कह न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध काव्यकृत उद्धृत है। सूरसागर, सूरसारावली, कृष्ण गीतावली या विनय पत्रिका। 78 विनय पत्रिका से है। किससे है भैया? विनय पत्रिका से। इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाला है। विनय पत्रिका में तुलसीदास कभी कभी पूछ लेता है केशव कह न जाए कहिए किसकी पंक्ति है, एक बार ऐसे पूछा गया है। फिर पूछ लेता है कि किसकी पंक्ति है, तो विनय पत्रिका की पंक्ति है। रामचरित मानस इनकी प्रसिद्ध रचना है तुलसी की। चलिए, कवि धूमिल का पूरा नाम। काशी में जन्मे कवि धूमिल बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार रहे हैं। इनका पूरा नाम था सुदामा पांडे धूमिल। क्या था? सुदामा पांडे धूमिल था, सुधाकर नहीं था। चलिए, प्रश्न संख्या 80। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जय ही चितोवत। एक बार हमने बताया रसलीन बहुत ही प्रसिद्ध जो है कवि थे। अंग दर्पण इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। जल्दी जल्दी आप लोग टिक मारते रहिए और कमेंट करके बताइएगा प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी आपको, कैसा लगा प्रश्न जो आपको पीडीएफ गया, और कितने प्रश्न आपके सही हुए 125 में। यदि आया आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। जल्दी से बताइएगा किस में होता है। प्रश्न संख्या 81 को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ए ओ अर में गुण हो जाता है। मैंने बताया था यदि ए देखे, ओ देखे और अर देखे, जैसे महेंद्र, महाधन, इंद्र, महेंद्र, चंद्रधन, उदय, चंद्रोदय, ए ओ अर मतलब गुण संधि हो जाता है। चलिए, 82। निम्नलिखित युग्म से कौन सा गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। चलिए, 82 का उत्तर हो जाएगा सी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी बिल्कुल भी नहीं होता है, बाकी सब सही है, यही गलत है आपका। चलिए, प्रश्न संख्या 83। बौद्ध धर्म हुए साहित्य की भाषा क्या है? बौद्ध धर्म में साहित्य की भाषा क्या है? तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही आप लोग उत्तर दे रहे हैं। बौद्ध धर्म में साहित्य भाषा पाल थी। क्या थी भैया? पाल थी। प्रश्न संख्या 84। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5वें वर्ग के दूसरे और कैसे भैया? दूसरे और चौथे को क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है कि महाप्राण कहा जाता है, घोष कहा जाता है, सघोष कहा जाता है? प्रश्न संख्या 84 महाप्राण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि का और खा, गा और घा, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो 2 और 4 हो गया, इसलिए महाप्राण होता है। क्या होता है भैया? महाप्राण होता है। मतलब 135 अंदर आए अंतस्थ हो जाएगा, 24 बाहर जाए महाप्राण हो जाएगा, इसलिए महाप्राण हो जाएगा। चलिए, प्रश्न समझ रहे हैं ना दूसरे और चौथे? कमेंट करके बताइएगा जहाँ ना समझ पाएँ। 85। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। क्या आपने इस प्रश्न को छोड़ा? क्या आपने इस प्रश्न को गलत किया? कैसे प्रश्न आपके समक्ष आते हैं और आप घबरा जाते हैं? तो चांद पर थूकना ये असंभव नहीं है। चलिए, ये उसका उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86। इनमें से कौन से ललित निबंधकार नहीं हैं? जल्दी से बताइए। ललित निबंधकार नहीं हैं। 86 का उत्तर आप लोग दीजिए। बताइए भाई कौन से ललित निबंधकार नहीं हैं? बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है, बल्कि ये इतिहासकार हैं। विधेयवादी पद्धति से, किससे? विधेयवादी पद्धति से इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में लिखा। चलिए, प्रश्न संख्या 87। हंस पत्रिका सर्वप्रथम संपादक कौन है? प्रेमचंद हैं। कौन है भैया? प्रेमचंद हैं। हरी घास क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन रचयिता कौन है? हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन किसका है? 88 है। थोड़ा सा जल्दीबाजी के चक्कर में सी है, अज्ञे का है, क्योंकि जल्दी से हमको प्रश्नों को सही करना है। जल्दी से जल्दी 1 घंटे के अंदर हमको 125 प्रश्न करके देने हैं। चलिए, समझ गए ना? इसका अज्ञे जी हैं। हरी घास पर क्षण भर अरे यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली।
चलिए इत्तला में है, बहुत सारी रचनाएं हैं। 89 निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? जल्दी से बताइए। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्रह्मराक्षस हो गया, अंधेरे में हो गया, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद, प्रश्न संख्या 90, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास बताइए। अधूरे उपन्यास, आप देखिए उपन्यास भी आपको याद हो गया, मंगलसूत्र, तितली, कंकाल, इरावती। तो मंगलसूत्र इनका है नहीं। मंगलसूत्र किसका है? प्रेमचंद का। तो इरावती इनका अपूर्ण है, जबकि प्रेमचंद का मंगलसूत्र क्या है? अपूर्ण है। तो ऑप्शन जाएगा क्या? ऑप्शन डी जाएगा 90 में। चलिए 91, प्रश्न संख्या 91, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई? जल्दी से बताइए। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम है ना, फणीश्वर नाथ रेणु। आँख मूंद के मारिए, फणीश्वर नाथ रेणु। भारत मित्र पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? जल्दी से बताइए। भारत ज़्यादातर कहाँ से संपन्न है? कलकत्ता से मित्रता रखते हैं, क्योंकि वहाँ चीज़ें सस्ती हैं, हावड़ा का पुल है। तो भारत मित्र लोग कहाँ रहते हैं भैया? कलकत्ता में रहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? जल्दी से कमेंट करिएगा, और पूरी की पूरी लिस्ट में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार को दूंगा। आप बस आप इस नंबर 94 51 27 70 61 पर आप जुड़ जाइए, ताकि आपको पढ़ाई से संबंधित तत्सम तद्भव या तमाम ऐसे PDF आपको निरंतर मिलते रहें। तो क्या है भैया? तो उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। 94, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत अरविंद से प्रभावित हैं भैया। किससे प्रभावित हैं? सुमित्रा नंदन पंत प्रभावित हैं। व्याख्या करने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर टारगेट आपको आंसर देना है। 95, किसी दिन मैं पढ़ाऊँगा डिस्क्रिप्टिव में। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? राही मासूम द्वारा रजा लिखित कौन सा उपन्यास है? 95, आधा गांव बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है भैया। आधा गांव बहुत ही प्रसिद्ध इनका क्या है? उपन्यास है। 95। चलिए 96, चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? बिल्कुल भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं, आप पढ़ेंगे। विद्या सुंदर है, भारत दुर्दशा है, चंद्रावली नाटिका है, तमाम ऐसे भारत दुर्दशा, भारतवर्ष उन्नत कैसे होगी निबंध है, तमाम आप पढ़ेंगे अच्छे से। 97, काव्य वचन सुधा। काव्य वचन सुधा मैंने कहा था ना, काव्य वचन सुधा क्या है? एक पत्रिका है, एक कविता प्रतियोगिता है, एक नाटक प्रतियोगिता है। अरे भाई काव्य वचन सुधा, काव्य वचन सुधा भारतेंद्र की एक पत्रिका है। क्या है? भारतेंद्र की एक पत्रिका है। 98, यात्री नाम से किस कवि का उपनाम था? यात्री निम्न में से किस कवि का उपनाम था? देखिए प्रश्नों को तेज पढ़ने से भावार्थ निकल रहे हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, हमारी तरह बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य है आपको आंसर शीट प्रदान करना, नहीं तो व्याख्या बताते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दिन मैं कफन का मंचन करूँगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है। कफन का मंचन जो है, कफन का मंचन होगा, और कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। माधव घीसू इसमें पात्र होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 100 पर कर चुके हैं, और जितने लोग देखिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपको निरंतर चाहिए तो आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहरहाल कहने की बात नहीं है। आधुनिक काल के किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? जल्दी से बताइए। आधुनिक युग के किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? प्रश्न संख्या 100 में छायावाद में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, और द्विवेदी युग में क्या पाई जाती है? नवजागरण पाया जाता है, और भारतीय युग में क्या पाया जाता है? भारतीयों की राष्ट्रीयता विशेषता पाई जाती है। चलिए बहरहाल प्रश्न संख्या 101, भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे छत्रसाल थे, जिन्होंने कहा था शिवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को। चलिए प्रश्न संख्या 102, अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले का नाम बताइए। अवधी और ब्रज भाषा में रचना करने वाला सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, उपरूप सभी। तो भैया अवधी भाषा और ब्रज भाषा में तुलसीदास रचनाएं करते थे। कौन करते थे भैया? तुलसीदास रचनाएं करते थे। कौन करते थे? 102 का भी तुलसीदास रचनाएं करते थे। इन मुसलमान पर हरिजन कोटिन हिंदू वार्य लिखने वाले कवि कौन हैं? जल्दी से बताइएगा। इन मुसलमानन पर हरिजन कोटि हिंदू वारियों के लिए
भारतेंद्र हरिश्चंद्र लिखा। किसने लिखा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम लेखक कौन है? गारसा दत्तासी ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और किस भाषा में लिखा, कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 105, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है, बाकी इनकी रचना नहीं है। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है, नैषध चरिम श्रीहर्ष की रचना है, और ये दोनों जो है भैया ये महाकाव्य हैं। चलिए प्रश्न संख्या 106, निर्गुण ज्ञासाई शाखा का दूसरा नाम। निर्गुण को ज्ञान आश्रय शाखा संत साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? संत साहित्य के नाम से जाना जाता है। कबीर इसके प्रधान कवि हैं। प्रश्न संख्या 107, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि नहीं है? देख लीजिएगा, अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की है, तो यहाँ पर अष्टछाप में कौन से कवि नहीं है, जल्दी से बताइएगा। सूरदास है, नंददास अच्छी स्वामी है, मलूक दास बिल्कुल भी नहीं है, मलूक दास नहीं है भाई। प्रश्न संख्या 108, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले। देखिए खड़ी बोली में सबसे पहले अगर बात करेगा तो अमीर खुसरो आएंगे। दो खुसने लिखते थे, गजल लिखते थे, मनोरंजन प्रधान कविताएं लिखी। इनकी पंक्तियां भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से ये लिखते थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 109, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विट्ठलनाथ थे। हमने बताया किसने? विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। प्रश्न संख्या 110, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? ब्रज भाषा में है। ध्यान रखिएगा, अगर रीतकालीन की भाषा पूछ ले, अगर पूछ ले रीतकालीन की भाषा क्या है, तो भैया रीतकालीन की भाषा पूरी की पूरी ब्रज भाषा है। चलिए 111, पत्रिका के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख कवि लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रामबिच बेनीपुरी हैं। 111 का रामबिच बेनीपुरी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 112, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी। रामचंद्र वर्मा लिखा है, बहुत पूछा गया प्रश्न है रामचंद्र वर्मा। और रामचंद्र वर्मा ही नहीं, तमाम ऐसे लेखकों ने इनकी जीवनी लिखी। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जीवनी है किसकी, या आत्मकथा की बात करें तो आत्मकथा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आपकी गांधी की, सत्य के मेरे प्रयोग। और हिंदी में बात करें तो बच्चन सिंह, साहित्य की बात करिए तो बच्चन सिंह। लेकिन यहाँ पर प्रश्न संख्या 112 का उत्तर होगा ए। चलिए प्रश्न संख्या 113, सुमित्रानंद पंत नामक पुस्तक किसने लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब प्रश्न है। देखिए अगर सुमित्रानंदन पंत दे देगा तो डॉक्टर नगेन मार देना, अगर कभी दे देता तब नंद दुलारे वाजपेयी हो जाता, इसलिए सुमित्रानंद पंत केवल दिया है तो हो जाएगा डॉक्टर नगेन। चलिए प्रश्न संख्या 114, बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ते हुए, मुझे आपका प्यार और दुलार चाहिए। आप विश्वास करिए आपको बेहतरीन से बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। 125 नंबर पे 6 पार्टों पर आप बेहतरीन टेस्ट सीरीज पाएंगे। और जिनको 94, 51, 27, 70, 61 जिनको PDF चाहिए, इतने प्रश्न हो जाएंगे कि इसी में से आपके प्रश्न फंस जाएंगे, मैं ये दावा करता हूँ। 100, इसीलिए ज़्यादा काम पे फोकस करना चाहिए। 114, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? अगर पश्चिमी हिंदी की बात कर ले, ब्रज भाषा है। क्या है भैया? ब्रज भाषा है। प्रश्न संख्या 115, तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी हमारी ताल में, इसकी व्याख्या अगर करेंगे बहुत ही समय लग जाएगा। इसमें आपने देखा होगा तरण में मतलब रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार इसमें है भैया। चलिए 116, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? जल्दी से बताइए। 116, महाभोज मन्नू भंडारी, आपका बंटी। 1 इंच मुस्कान इनके पति जी, और इन्होंने दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से लिखा। इनके पति का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करके बताएं जरा भैया। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। कठ गुलाब किसकी रचना है? कठ गुलाब किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। 117, चित्रा मुदगल, कौन सी चित्रा मुदगल की रचना है? प्रश्न संख्या 118, वैशाली की नगरवधु नामक उपन्यास के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। वैशाली की नगरवधु आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं। 119, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। देखिए भैया जब पानी ही नहीं बरसेगा तो मेढक क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखिएगा, उपवाक्य अगर पूछे, उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य, एक होता है संज्ञा उपवाक्य, और दूसरा होता है आपका विशेषण उपवाक्य। तो यहाँ पर अगर बात करें जब और तब, तो क्रिया विशेषण होगा। अगर की लग जाता तो क्या हो जाता? की लग जाता तो संज्ञा हो जाता। चलिए इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिया विशेषण होगा जब तब लगा हुआ है। 120
कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है भैया? कलम तोड़ना, जल्दी से बताइए। कलम तोड़ लिखता है, कलम तोड़ कर लिखता है, बढ़िया लिखता है, बुरा लिखता है, अच्छे बुरे शब्द लिखता है। कलम तोड़ना बढ़िया लिखना, एक मुहावरा आप आगे देख चुके हैं इसी से संबंधित, इसलिए बढ़िया लिखना होता। प्रेमचंद कलम तोड़ लिखते थे। करिए उपाय बाँस डारिए कटाए, नहीं उपजोगे बाँस नहीं बाजे फिर बाँसुरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकोक्तियों की रूप में कही गई ये उक्ति या पंक्ति किस प्रसिद्ध लेखक की है? 121 रसखान की है भैया। इसीलिए बाँसुरी की बात अगर कहीं आए तो समझ लीजिए कि या तो सूरदास होंगे या तो मीराबाई, लेकिन रसखान। लेकिन अगर बात करिए यहाँ पर पंक्तियों की तो रसखान हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक का कंटेंट से प्रश्न बनाया हुआ है। कौन सा विशेषण शब्द है? देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं, प्रयोग से आधार पर अगर पूछ ले तो 2 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर विशेषण पूछ रहा। मेरे प्यारे बच्चों जरा बताइएगा। कष्ट, कष्ट अत्याचार, कष्ट होना बिल्कुल नहीं, अत्याचार होना, निर्मम होना, हृदय होना। हाँ, निर्मम मम, निर्मम मम, निर्मल हृदय, तो सी हो जाएगा। विशेषण कौन है? सी है। विशेषण कौन सा है भैया? सी है, निर्मम। चलिए निर्मम सी है। प्रश्न संख्या 123, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट। पुरुष सिंह, पुरुषोत्तम, मुनिश्रेष्ठ, महावीर नहीं है। महावीर आपका बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। क्या है? महावीर आपका कर्मधारय है। चलिए अधिकरण तत्पुरुष नहीं है, तो अधिकरण नहीं है, कर्मधारय है, एकदम सही हो गया। 124 द्वंद्व समास नहीं है। लाभालाभ, लाभ और अलाभ होता है, मतलब लाभ और हानि। नाक और कान ठीक है। गंगा जल, गंगा का जल होता है, थोड़ा बहुत ये भी सही है। इसका मतलब गंगा जल जो है आपका क्या है? संबंध है। तत्पुरुष में कौन सा है? संबंध तत्पुरुष है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, छोटा है मगर बहुत ही खोटा है। एक अंतिम प्रश्न 125, कौन सा अर्थ की दृष्टि से वाक्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं, रचना की दृष्टि से 3 होता है। तो यहाँ पर रचना की दृष्टि से मिश्र वाक्य नहीं है, बाकी अर्थ की दृष्टि से प्रश्नवाचक, आज्ञार्थकवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, इस तरह से 8 वाक्य होते हैं। तो इस तरह से आपने 125 प्रश्नों की श्रृंखला कर ली है। जहाँ पर कोई त्रुटि हो कमेंट करके बताइएगा और ग्रुप में हम डाल देंगे, कोई भी दिक्कत होगी। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका लगता है टेस्ट सीरीज अच्छी है तो आप 94 51 27 70 61 पर हेलो हाय करके भेज दीजिए। आपको तमाम ऐसी क्लासें हमारे चैनल पर अब लगातार निरंतर मिलती रहेंगी। अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आप एग्ज़ाम मास्टर यूट्यूब पे डालेंगे। क्या? एग्ज़ाम मास्टर जब आप डालेंगे तो वहाँ मैं 3 बजे लाइव क्लास पढ़ाता हूँ, 3:15 पर। शेष आप लोग वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, पेड क्लास चल सकती है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों 42 से 43 मिनट में आपने 125 प्रश्नों को धड़ल्ले से देखा है। जहाँ पर कोई भी कमी हो आप कमेंट करके बताइएगा। आप भावी शिक्षक हैं, हम भी भावी शिक्षक हैं, मिल के अपने सपनों को सजा लीजिए, अपने ऊपर काम करिए। तो ये 6 पार्टों से संबंधित सभी प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट थे। इसी के साथ मैं विराम चाहता हूँ बच्चों। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया।